Hello, friends. Welcome to the Only IAS Answer Writing Initiative program. So पिछले 2-3 दिन से वी आर गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट कि सर हाउ शुड अ बिगनर स्टार्ट्स मेंस आंसर राइटिंग. सर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं टू स्टार्ट माय फर्स्ट आंसर. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते ही बहुत डर लग रहा है बिकॉज लास्ट टाइम आई डिड आंसर राइटिंग वॉज इन द 10th बोर्ड एग्जाम टाइम. उसके बाद से कभी सही से आंसर राइटिंग करी नहीं. उसके बाद आई डिड माई साइंस स्ट्रीम एंड उसके बाद इंजीनियरिंग करी तो कभी आंसर लिखे ही नहीं. सो देयर वॉज मेनी फियर. ठीक है, देयर वॉज much fear in the beginners who are there in the last year of their college or who have just started preparation for UPSC. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल बी हैविंग एन एजेंडा दैट हाउ बिगनर्स जो कि अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, जो कि अभी फर्स्ट टाइम दे हैव स्टार्टेड द यूपीएससी जर्नी और अपने फर्स्ट मंथ के अंदर दे हैव बिगन. ठीक है, तो उनके लिए हाउ डू दे स्टार्ट देयर मेंस आंसर राइटिंग, इसको हम देखेंगे. वी विल बी कीपिंग आवर होल इलस्ट्रेशन. ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंडा. सारा इलस्ट्रेशन हम 2 क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे. ठीक है, वाई हैव टेकन दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकॉज इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. सो मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट टू इट. आप बहुत सारे दिनों से एडिटोरियल देख रहे हो ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉटे वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. ठीक है, तो यू विल गेट अ ब्रीफ इनसाइट कि हम किस तरीके से इसके ऊपर आंसर लिख सकते थे. तो मैंने कोई 2 पॉसिबल क्वेश्चंस लिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज इन द अरेबियन सी रीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू साइक्लोन निसर्ग जो भी अरेबियन सी में आया था, डेवलप हुआ था, और साइक्लोन टॉटे विच ऑल्सो डेवलप्ड इन द अरेबियन सी. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिए हैं, पर उससे पहले वी विल बी मेकिंग मोर फाउंडेशनल बैकग्राउंड फॉर दीज क्वेश्चंस. तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें है. तो अगर हम बात करें कि टुडे वी विल बी सीइंग अ सीक्रेट. ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो कोई टॉपर अपनी टॉपर टॉक में नहीं बताता है कि हाउ वी कैन राइट वर्ल्ड क्लास आंसर्स और यूपीएससी लेवल आंसर्स. ठीक है, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं जिससे हम वर्ल्ड क्लास आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, तो इफ़ यू रियली वांट टू नो देन स्टिक टू दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में द सीक्रेट इज ऑफ राइटिंग दोज वर्ल्ड क्लास आंसर इज दैट देर इज़ नो ट्रिक एंड देर इज़ नो शॉर्टकट एंड ऑल्सो there is no need to write world class answer. No need to write world class answers. क्यों नीड नहीं है वर्ल्ड क्लास आंसर लिखने की? बिकॉज यू नीड टू राइट द बेस्ट आंसर एंड बेटर देन अदर्स. ठीक है, कॉम्पिटिशन है, इट्स नॉट अ कट ऑफ, इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड यू नीड टू राइट अ आंसर विच इज़ बेटर देन अदर्स. ठीक है, दिस शुड बी योर गोल. ठीक है, तो कोई वर्ल्ड क्लास आंसर लिखना है, फर्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग और वर्ल्ड क्लास आंसर लिख देंगे, ऐसा कोई भी नीड या ज़रूरत नहीं है. बट हमारे पास सीक्रेट नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक विजडम है. और वो विजडम ये है, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने वंस सेड कि अ होल इज मेड अप ऑफ पार्ट्स. ठीक है, कि एक जो होल होता है इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. ठीक है, तो अगर आपको होल बनाने के अंदर यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, यू आर नॉट गेटिंग कि हाउ आई शुड प्रिपेयर एंड क्रिएट दिस होल. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट्स. ठीक है, आप पार्ट 1 जो है उसको सही कर लो, पार्ट 2 जो है उसको सही कर लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं PN तक, उनको आप सही कर लो एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग अ होल एंड दिस होल इज़ द बेटर आंसर फ्रॉम अदर्स विच यू विल बी राइटिंग इन योर यूपीएससी एग्जाम्स. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस होल को पूरा करने के लिए, इस होल को सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स पे हमें फोकस करना है. तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम पार्ट्स की बात करें आंसर राइटिंग के लिए, तो पार्ट्स को हम 2 लेवल पे देख सकते हैं. फर्स्ट लेवल क्या है कि क्वेश्चन लेवल पे है. ठीक है, क्वेश्चन लेवल पे कि पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं. उन सब पार्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उसी के बाद वी कैन राइट अ गुड आंसर. ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, द पार्ट इज डिस्कस. ठीक है, एक पार्ट है. दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में है फॉर्मेशन. तीसरा पार्ट है मूवमेंट. और जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमारे क्वेश्चन की क्या है, थीम है. दिस इज द थीम ऑफ आवर क्वेश्चन. ठीक है, तो अब डिस्कस किस में आता है, डिस्कस कम्स अंडर क्वेश्चन टैग. ठीक है, क्वेश्चन टैग बोल दो इसको, डायरेक्टिव्स बोल दो इसको, टेल वर्ड्स बोल दो, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं. तो अब बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनकी कैटेगरी होती है. ठीक है, दे विल बी रेंजिंग फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5. कैटेगरी 1 में बहुत इजी क्वेश्चन टैग्स होते हैं लाइक मेंशन.
बहुत इजी क्वेश्चन टैग है, आपको सिर्फ लिखना है उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, सिर्फ आपको व्हाट एस्पेक्ट देना है। और फिर कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन टैग्स होते हैं लाइक फॉर्मुलेट अ सूटेबल पॉलिसी फॉर लैंड यूज़ इन इंडिया, ठीक है। तो मेंशन और ये सारे क्वेश्चन टैग्स हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्ट है डिस्कस, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास जो मेन थीम है, और दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं प्रोमिनेंटली, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड मूवमेंट, वो हमारा क्या है पार्ट 3 है। तो हमें पहले इन 3 पार्टों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि हाँ ये 3 पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लेवल पे हमारा सारा हमने काम कर लिया। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू 30-40 सेकेंड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दे कैन डू इन देयर माइंड अबाउट द क्वेश्चन। कुछ जो क्या है कि अभी बिगनर्स हैं, दे कैन स्टार्ट मेकिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ द आंसर ऑन अ रफ शीट, ठीक है। ये इजी हो गया, ठीक है। तो 30-40 सेकेंड्स की यू नीड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है फ्रेमवर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो आंसर लेवल पे कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता ही है क्लासिकल अप्रोच जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। यूपीएससी में भी यही फॉलो करना है, बट इसको किस तरीके से यू कैन इंक्रीज, यू कैन एनरिच, ठीक है, इट इज़ द मेन चैलेंज। तो एनरिचमेंट पे इस पे देखेंगे हाउ वी कैन एनरिच ना। फिर मूव अहेड, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन को हम राइट इन 2 वेज, बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूँ अभी। इंट्रोडक्शन हम स्टार्टिंग में 2 लेवल पे लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन, बट स्टार्टिंग के अंदर हम 2 वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट एंड अदर इज़ व्हाई। तो व्हाट के अंदर वी आर डूइंग व्हाट के अंदर वी आर गिविंग द डेफिनेशन आस्पेक्ट, ठीक है। हम डेफिनेशन आस्पेक्ट देंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। डेफिनेशन आस्पेक्ट के अंदर जैसे एग्जांपल लिया व्हाट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव इंट्रोडक्शन एज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इसमें वी आर एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम विच इज़ देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या है कि इसमें व्हाट एस्पेक्ट दे सकते हैं, डेफिनेशन एस्पेक्ट दे सकते हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन, सिंपली एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को वी कैन जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये भी हम व्हाट एस्पेक्ट में कर सकते हैं। बट व्हेन यू कम टू वाई एस्पेक्ट के अंदर आप क्या दे रहे हो, आप इसमें कंटेक्स्ट दे रहे हो कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या था इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन का अगर हम बात करें उसका करंट अफेयर से क्या क्या लिंकेज था इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो वाई के अंदर हम कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड और करंट अफेयर रिलेटेड आस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हम वाई की बात करो, ठीक है, तो वाई के अंदर हम हर टॉपिक के लिए, हर सिलेबस के सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए क्या है कि हम करंट अफेयर रिलेटेड या कुछ कंटेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही था यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंटेक्स्ट बनाने के लिए अंदर हम क्या बोल सकते हैं, हम अकॉर्डिंग टू IPCC, ठीक है, इंटर पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम ज्योग्राफी के अंदर क्या ज्योग्राफी रिलेटेड को न्यूज़ आइटम्स को लेंगे, हम इंडिया की IMD को ले सकते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर अगर आप पॉलिटी में आओ तो पॉलिटी के अपने कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो इसमें हम आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसमें हम DPSP को कोट कर सकते हैं। देन इसमें हम क्या है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं उनका एक समरी दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। देन वी हैव वेरियस कमीशंस, कमिटीज़, और उसको भी हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो व्हाट के अंदर यू जस्ट नीड टू गिव इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, और वाई के अंदर यू नीड टू गिव बैकग्राउंड। अब पर व्हाट के अंदर क्या है कि अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है, फ्लड्स के ऊपर आता है, ठीक है, तो फ्लड्स के ऊपर आता है तो इट्स बेटर कि आप कुछ उस पर करंट कंटेक्स्ट दो, ना कि उसको डिफाइन करो, क्योंकि फ्लड एग्जामिनर को भी पता है बहुत बेसिक हो गया। मगर अगर क्वेश्चन के अंदर आता है डिस्कस द इफेक्ट और फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, एक यूनिक एस्पेक्ट है। क्लाउड बर्स्ट क्या है कि इतना न्यूज़ में नहीं है, इतना जर्नल टॉपिक नहीं है। तो आप व्हाट के वाले इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, कि क्लाउड बर्स्ट इज द हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन टू शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत सारी बारिश होना कुछ छोटे से समय के अंदर, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो आप वो डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में फिर बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि सर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके अगर आपके पास नॉलेज कम है, कंटेंट कम है, ठीक है, और तो आप क्या करो, उसको इलेबोरेट करो इन पैराग्राफ फॉर्मेट। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपकी वीकनेस जो है उस कंटेंट डेफिसिट की, आपके पास उस कंटेंट को लेकर जो कमी है वो क्या हो जाएगी, आपकी हाइड हो जाएगी, ठीक है। और
ये पैराग्राफ राइटिंग केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन क्या लेंदी होते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, ठीक है। 15 मार्कर है, अगर मान लो एग्जाम में 20 मार्कर आ गया, 4 पेजेस मिलते तो वहाँ पर पैराग्राफ्स लिखना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड द क्वेश्चन टाइप। अगर दूसरी बात करें पॉइंट फॉर्मेट की, तो इसमें जब लिखना चाहिए जब हमारे पास क्या है, नॉलेज ज़्यादा हो उस कंटेंट को लेके, ठीक है, उसके पास हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों, ठीक है, जो कि हम ईजिली क्या है कि शो कर सकें, ठीक है, ईजिली क्या है कि अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो इसलिए पॉइंट फॉर्मेट्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट इनका कोई जर्नल रूल नहीं है। दे विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन का टाइप पे डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन 10 मार्कर है तो उसमें यूजुअली पॉइंट फॉर्मेट को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। क्वेश्चन 15 मार्कर 20 मार्कर है तो उसमें पैराग्राफ प्लस पॉइंट फॉर्मेट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। दूसरी बात करते हैं प्रॉपर हेडिंग्स की, ठीक है। तो आपका ये पूरा पेज है, ठीक है, इसमें यू हैव गिवन द इंट्रोडक्शन। अब नाउ आप हेडिंग्स पे आते हो, यू आर गिविंग द हेडिंग्स, ठीक है, और हेडिंग्स के बाद यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर गिविंग डायग्राम, ठीक है, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफिक्स, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर चार्ट्स, पाई चार्ट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ये दीज ऑल यू कैन इंक्लूड इन योर बॉडी अलॉन्ग विथ प्रॉपर हेडिंग। अभी प्रॉपर हेडिंग को कहाँ से बनाए, कैसे बनाए? बेस्ट इज़ टू टेक क्वेश्चंस लैंग्वेज। सबसे बेस्ट क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्या है कि हम कीवर्ड्स या हेडिंग्स बना लें, ताकि क्या है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन द क्वेश्चन लैंग्वेज, कि हमारा जो आंसर लिखा जा रहा है दैट इज़ हैविंग अ फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना इज़ गुड। जीएस में देखा गया है आजकल कि मोर मल्टी डायमेंशनल आंसर जो कि बहुत सारे डायमेंशंस को टच कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स को क्या है कि केटर कर रहा है, उसको क्या है कि अवॉर्डेड मोर मार्क्स, ठीक है, ये देखा गया है। देन टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन। हमने देख लिया पेज फॉर्मेटिंग के अंदर वी कैन राइट लाइक दिस। हम डायग्राम मैप जो भी दे रहे हैं उसको बॉक्स में डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज फॉर्मेटिंग इस तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हैंड राइटिंग वो हम सब आगे देखेंगे अभी। फिर बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन ऑल्सो कॉल्ड एज वे फॉरवर्ड, ठीक है। इट इज़ योर स्पेस, कंक्लूजन इज़ योर स्पेस, ठीक है, योर स्पेस टू इनोवेट, ठीक है। सो यू कैन राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द टॉपिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिकली डील कर सकते हो, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी की, एनजीओ की, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लॉ कमीशन बहुत सारे रिकमेंडेशंस निकालता है अपनी, तो यू कैन कोट देम एज वेल, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, विच शुड गिव समथिंग ऑफ अ फ्यूचर। ना फिर बात करें इंपॉर्टेंट लिमिट्स की, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ना इंपॉर्टेंट लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो अगर इंपॉर्टेंट लिमिट्स की बात करो तो देयर आर ओनली 2 लिमिट्स, ठीक है, विच आर देयर इन द फ्रंट। फर्स्ट इज टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट की बात कैसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चन विच आर कमिंग इन द एग्जाम इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। रीसेंट जो पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि वी आर हैविंग अराउंड 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें जीएस के अंदर तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क के आते हैं, ठीक है। एंड 50 और जो 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, दे आर कमिंग फॉर 15 मार्क्स। तो टोटल आप निकालोगे तो इट कम्स अराउंड 250 मार्क्स जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हैं और ये तो हमें पता ही है फिक्स कि हर पेपर का टाइम कितना होता है, 3 आवर्स होता है, ठीक है। तो अगर इफ़ यू डिवाइड 180 मिनट्स, ठीक है, विद दीज 20 क्वेश्चन, सो यू विल गेट एन एवरेज ऑफ 9 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यू नीड टू रैप अप योर क्वेश्चन अंडर 9 मिनट्स। अब जो 10 मार्कर हैं तो 10 मार्कर के अंदर यू कैन टेक 6 to 7 एंड 7.5 मिनट्स, ठीक है। और जो आपके पास 15 मार्कर हैं उनके अंदर यू कैन टेक मोर लाइक 9 to 10 to 11 मिनट्स। इट डिपेंड्स कि आपको अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से आप उसको लिख सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो तो 11 मिनट दे दो। ठीक ठाक आता है, कम आता है, नॉलेज कम है, उसके लिए तो 9 मिनट्स दे दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर वे ऑफ राइटिंग। आप कितने टाइम लिमिट में अपना आंसर लिखने का कंप्लीशन करोगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लिमिट है दैट इज स्पेस लिमिट। स्पेस लिमिट के अंदर 10 मार्कर्स के अंदर यूपीएससी इज गिविंग 2 पेजेस टू राइट, 15 मार्कर के अंदर यूपीएससी गिविंग 3 पेजेस टू राइट। तो राइट अकॉर्डिंगली। इट इज़ यूजुअली एडवाइजेबल कि डोंट कंप्लीट योर पेपर इन जस्ट 1 पेज फॉर 2 पेजेस एंड इन जस्ट 2 पेजेस फॉर 3 पेजेस। तो रिकमेंड यूजुअली क्या होता है कि एवरेज केस पे हम बात करें तो एवरेज केस विल बी 1.5 पेजेस, ठीक है, लिख लेना चाहिए। एंड यहाँ पर 2.5 पेजेस, दिस इज़ एवरेज, बट इट डिपेंड्स। किसी का हो सकता है कि आंसर राइटिंग बहुत छोटी हो, ठीक है, तो उसके पेज के अंदर क्या है कि 1.5 में कंप्लीट हो सकता है। किसी की राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है पर कंटेंट सेम है तो 2 पेजेस भी पूरे कंप्लीट हो सकते हैं। ना फिर टॉक अबाउट कि सर आई एम अ बिगनर, मुझे नहीं पता कि हाउ शुड आई डू द थिंग्स। तो अगर हम उसमें
उस बिगनर को देखते हैं तो बिगनर की हम दो कैटेगरी बना सकते हैं. फर्स्ट वी शुड डील विद कैटेगरी 1. ठीक है, जो कैटेगरी 1 के बिगनर्स हैं. तो कैटेगरी 1 के बिगनर्स हैं, अगर उनकी स्पेलिंग एरर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स मतलब उनको ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं आती है, उनको मेडिटेरियन सी की स्पेलिंग नहीं आती है, उनको हरिकेन की स्पेलिंग नहीं आती, टाइफून की स्पेलिंग नहीं आती है, और बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स हैं. ठीक है, उनकी वोकेबलरी क्या है, वीक है. ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग भी क्या है, वीक है. कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, कांट बी चेंज्ड. ठीक है, ठीक है, सडनली ये भी हो सकती है, बट सडनली इट कैन नॉट बी चेंज्ड. बट वी कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ आंसर्स. ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ आंसर्स. ठीक है, बाय अंडरलाइनिंग इट, बाय बॉक्सिंग इट. ठीक है, जर्नल अवेयरनेस भी कम है, उनको पता ही नहीं है न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस से न्यूज़पेपर के अंदर डेली आ रहे हैं. प्रेजेंटेशन भी वीक है और कंसेप्शुअल अंडरस्टैंडिंग भी वीक है. उनको नहीं पता कि भी साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर क्लासेस. ठीक है, तो जो ऐसे बिगिनर हैं कैटेगरी 1 के, विच आर हैविंग डिफ़िकल्टीज अंडर दीज पार्ट्स, जो हमने पार्ट्स की बात करी थी, इन पार्ट्स में डिफ़िकल्टी है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे शुड सी द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, स्पेलिंग एरर्स है, कोई दिक्कत नहीं है. स्पेलिंग एरर्स के अंदर जो भी स्पेलिंग है या जो भी वर्ड है जिसके अंदर यू आर एक्चुअली मेकिंग एरर्स एवरी टाइम, तो उसको क्या लिखो, ट्राई टू राइट इट 2-3 टाइम्स. उसको 2-3 टाइम्स लिखो एक अलग पीस ऑफ पेपर पे. वोकैबुलरी है, कोई बात नहीं, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स. ठीक है, राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली. ठीक है, जिसकी वोकैबुलरी की मीनिंग आपको पता नहीं. अब इन वर्ड्स को क्या है कि यू कैन कैटेगराइज अंडर ज्योग्राफी. तो एक ज्योग्राफी की छोटी सी डायरी बना लो, उसमें ज्योग्राफी के सारे वर्ड्स. ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, देन यू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, डिजास्टर क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, तो आप ज्योग्राफी के बना लो. ऐसी पॉलिटी के अलग बना लो. ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. हैंड राइटिंग की यू शुड इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर आंसर्स. ठीक है, हैंड राइटिंग जिस भी पेस में इंक्रीज होती है, बट आंसर्स जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, आर लो प्रेशर सेंटर्स. ठीक है, तो किसी की राइटिंग बहुत वीक है, बहुत पुअर है, तो वो क्या कर सकता है, इसको बॉक्स कर सकता है, इसको अंडरलाइन कर सकता है, ताकि वो अपने आंसर की हैंड राइटिंग की वजह से विजिबिलिटी को कम ना करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होगी तो एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होगी देखने के लिए, एंड ही और शी कैन कट योर मार्क्स. जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करो थ्रू न्यूज़पेपर, बाकी आपकी जो भी क्या है क्लासेस चल रही हैं उसके थ्रू. प्रेजेंटेशन के अंदर ट्राई टू मेक, ठीक है, मैप. ठीक है, बहुत लोगों को मैप नहीं बनाना आता है सही से, किसका, इंडिया का, वर्ल्ड मैप, उसको प्रैक्टिस करो रोज़ अपनी एटलस से. देन यू कैन प्रैक्टिस डायग्राम्स. ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जो भी आपके स्टैटिक बुक्स हैं उसके अंदर डायग्राम प्रैक्टिस करो. ठीक है, देन ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लेंदी कंसेप्ट है कोई, और उसको लिखने में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो उसको क्या है कि हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं, हम वी कैन रिड्यूस अंडर फ्लो चार्ट्स. ठीक है, देन कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग विच विल बी इंक्रीज्ड इन योर फाउंडेशनल क्लासेस. ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं. और इसके बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट मेकिंग एन एकेडमिक डायरी एंट्री. ठीक है, डायरी एंट्री, एकेडमिक डायरी एंट्री का मतलब क्या है कि जो भी आपने रोज़ पढ़ा है, ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपको लगता है, सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको समझ में आता है, ट्राई टू मेक अ समरी ऑफ इट एवरी नाइट. अब दिस समरी के अंदर इज़ लाइक अ प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ताकि क्या है कि उसमें आप मान लो 100 वर्ड्स आपने पढ़े थे, 250 वर्ड्स पढ़े थे, तो इसको आप क्या है कि रिड्यूस कर रहे हो इन जस्ट 50, 70 और 90 वर्ड्स. ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ को एम्प्लॉय करोगे, देन यू कैन राइट गुड आंसर्स विद ब्रेविटी. ठीक है, और ब्रेविटी यूपीएससी की जो भी मेंस की आंसर बुकलेट आती है उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द आंसर शुड बी हैविंग मोर ब्रेविटी. ब्रेविटी मतलब कंसाइंस. कंसाइज का मतलब क्या है कि जो चीज़ पूछी है उसको जितने कम शब्दों के अंदर यू कैन एक्सप्लेन, दैट इज़ ब्रेविटी. ठीक है, तो आपकी ब्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो भी कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपना फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ करना है ऑन विच दे नीड टू राइट आंसर्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिन पे वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन टेक द क्वेश्चंस, दे कैन टेक स्पेसिफिकली द फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ आस्पेक्ट लाइक क्वेश्चंस. ठीक है, विच यूजुअली कम्स इन द कैटेगरी ए. ठीक है, ये कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, दे आर ईजी इन नेचर. ठीक है, ईजी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें यूजुअली क्या है कि आपको व्हाट आस्पेक्ट देना होता है. व्हाट का मतलब इन्फॉर्मेशन आस्पेक्ट देना होता है आपको.
ठीक है, इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट के अंदर। तो व्हाट वाले कौन कौन से कीवर्ड वाले क्वेश्चंस यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। एग्जांपल हाईलाइट। अब हाईलाइट के अंदर क्या हो सकता है कि हाईलाइट द वेरियस प्री कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, हाईलाइट हो गया। मेंशन द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ठीक है, तो मेंशन राइट ऑन द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, लिस्ट द वेरियस इश्यूज इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सारे इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इन्फॉर्मेशन टाइप वाले, यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन दीज। ऑल्सो अगर हम देखें तो डिस्टिंग्विश हो गया, कंपेयर हो गया, दिस इज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। मान लो डिस्टिंग्विश के अंदर यू कैन स्टार्ट राइटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वर्सेस टेम्परेट साइक्लोन्स के ऊपर यू कैन राइट वन आंसर। ठीक है, देन कंपेयर, यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्सेस पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो कंपेयर जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट को पूछा जा रहा है, उसमें आपको आंसर्स के अंदर अभी इतना ज़्यादा एप्लीकेशन, एनालिसिस, एग्जामिनेशन नहीं करना है। वो वाले सारे क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर रीडिंग दैट पोर्शन, जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या जो भी आप कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ पर यू कैन से, अगर आपने मान लो मिडिवल सोसाइटी पढ़ा है, तो मिडिवल सोसाइटी के अंदर यू मस्ट हैव रेड अबाउट द सोसाइटी ऑफ मिडिवल इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पर सोसाइटी का क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एन आंसर। तो छोटे छोटे आंसर्स लिखो, ये सारे पार्ट्स क्या है कि बाद में एक होल बना देंगे। इफ यू टॉक अबाउट सर आई एम ऑल्सो अ बिगिनर बट आई एम ऑफ कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 वालों के लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है कि उनके स्पेलिंग एरर्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, दे आर वेल वर्स्ड, दे हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स, उनकी लैंग्वेज अच्छी, स्पेलिंग एरर्स कम हो रहे हैं उनके, वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा है, दे नो अ गुड क्वालिटी keywords and words which are there in the newspaper. उनकी handwriting भी is good, they have a good general awareness, they are reading the newspaper on daily basis and they have a okay to average to good presentation skills। ठीक है, जिसमें उनके पास क्या है कि they are good in diagram making, they are good in mapping, they are good in flow chart। ठीक है, and also their conceptual understanding is increasing डे बाय डे आफ्टर देयर फाउंडेशनल क्लासेस एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो व्हाट दे शुड डू, दे शुड स्टार्ट गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के अंदर दे कैन स्टार्ट प्रॉपर आंसर राइटिंग। प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, अब इसका इलस्ट्रेशन हम लेते हैं वही क्वेश्चन से जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम देखते हैं कैटेगरी 2 वाले किस तरीके से प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। दैट इज डिस्कस द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को कैसे कैटेगरी 2 वाले लिख सकते हैं, दे कैन राइट इन द प्रॉपर वे। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, इट वॉज ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के अंदर यूपीएससी इज जनरली गिविंग 3 पेजेस। ठीक है, 3 पेजेस मिलेंगे, तो कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा किस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट एंड वाई। तो हम यहाँ पर व्हाट वाला इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं दे आर लो प्रेशर इंजन्स। ठीक है, and are atmospheric circulations in which winds from surrounding areas converge and take a swirling motion due to presence of Coriolis force। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर हम अगर देखें तो बॉडी में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, एक मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो कोई बात नहीं, हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पहली हेडिंग लिख देंगे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखना है वो भी ठीक है, फॉर्मेशन लिखना है वो भी ठीक है। ठीक है, फॉर्मेशन के अंदर पहले हम लिख सकते हैं प्री कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन राइट द प्री कंडीशंस। ठीक है, ब्रीफली कि यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए द सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ इनिशियल लो प्रेशर सेंटर, या ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेशन के अंदर जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा दैट इज़ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज से लिखना है, वहाँ से भी लिख सकते हो, इस पेज में थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है तो यहाँ से भी लिख सकते हो। तो यू कैन राइट द फर्स्ट स्टेज दैट इज़ इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज की 1-2 लाइन लिख सकते हो, और यहाँ पर यू कैन गिव अ डायग्राम कि पहले यहाँ पर एक स्मॉल लो प्रेशर सेंटर होता है, वहाँ से क्या है कि विंड्स राइज एंड दे स्टार्ट डाइवर्जिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड देयर इज़ नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ क्लाउड। बहुत कम होता है यहाँ पर, वीक लेवल पे ये इनिशियल स्टेज में प्रोसेस सिस्टम बनता है। सेकेंड पेज पे यू कैन स्टार्ट राइटिंग द लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड यहाँ पर आप लिख सकते हो
मैच्योर स्टेज हो जाएगी आपके पास, मैच्योर स्टेज. नाउ यू कैन राइट 4-5 लाइन्स अबाउट मैच्योर स्टेज एंड यू कैन गिव अ डायग्राम हेयर. ठीक है कि अब जो आपका लो प्रेशर सेंटर था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, मैच्योर हो गया है. और यहाँ से क्या है कि देर इज़ कंटिन्यूस अपराइजिंग ऑफ विंड्स एंड देर इज कंटिन्यूस डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, और यहाँ पर नाउ देर आर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बैंड्स ऑफ क्लाउड्स. दीज बैंड्स ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पर क्या हो जाएंगे बैंड्स ऑफ क्लाउड्स, कौन से बनते हैं यहाँ पर? दीज आर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स. ठीक है, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दोगे. अब जो आपको डायग्राम्स बनाने हैं, दी शुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव इन नेचर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मतलब एग्जामिनर डायग्राम देख के पूरा का पूरा पिक्चर उसके माइंड में क्लियर हो जाएगी, हाँ इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर और इसमें इन्फॉर्मेशन भी पूरी है. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट, यू विल राइट द थर्ड स्टेज, दैट इज़ द डिके स्टेज. डिके स्टेज यहाँ पर लिख दोगे आप. ठीक है, डिके स्टेज में अगेन यू विल राइट 2-3 लाइन्स एंड देन यू विल बी राइटिंग गिविंग द डायग्राम फॉर द डिके स्टेज. जैसे उसका डिके स्टेज का मतलब क्या है कि जैसे लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, इट स्टार्ट्स डिकेइंग इन इट्स एंटायर सिस्टम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यू कैन टेक द थर्ड एस्पेक्ट. ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, जो कि क्या था, सेकेंड एस्पेक्ट था, विच वॉज मूवमेंट. अब मूवमेंट के लिए आप बता दोगे यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दोगे यहाँ पर कि द मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज यूजुअली दैट दे आर एम्बेडेड अंडर द ट्रेड विंड्स. ठीक है, एंड देन यू कैन ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप. यहाँ पर बॉक्स के अंदर यू कैन ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप. फिर यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दोगे यहाँ पर अबाउट दोज मूवमेंट ओनली. फिर यहाँ वर्ल्ड मैप के अंदर यू कैन शो व्हाट, इक्वेटर. यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन से तो ट्रॉपिक्स शो कर दोगे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ. कोई भी चीज़ मार्जिन से बाहर नहीं जानी चाहिए. ठीक है, उसके बाद यू कैन ड्रॉ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स विच आर देयर इन द दिस रीजन. फिर यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर जो चाइना या फिर साउथ चाइना सी, वहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड एज टाइफून्स. ठीक है, यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन्स ही बुलाते हैं उनको. ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन के अंदर दे आर कॉल्ड एज हरिकेन्स. एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन रीजन जो आता है यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज विली विली. ठीक है, दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस इन विच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एमर्ज. फिर यहाँ पर उनका मूवमेंट दिखा दोगे, वहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की किस तरीके से डायरेक्शन आ रही है उनकी. फिर उसके बाद कंक्लूजन में यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड कंक्लूजन कि इन recent times there is increase in frequency and intensity of tropical cyclones ड्यू टू, उसके रीजन्स लिख दोगे, सिर्फ मेंशन करना है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट टेक necessary steps in line, necessary steps which are in line with Paris Climate Agreement 2015 and to safeguard the coastal communities. बस ये वे फॉरवर्ड हो गया आपका और एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट आंसर्स. एंड तो एक जो फाइनल लेसन यू हैव लर्नड इज़ दैट यू नीड टू ब्रिज दिस गैप. ये जो गैप है, ये जो गैप जिसे बोलते हैं व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन में क्या आस्क किया है एंड व्हाट यू आर गिविंग. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू नैरो डाउन दिस गैप. ठीक है, तो अगर प्रिपरेशन में आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर हेयर देन यू नीड टू गो एट दिस पॉइंट. तो ये जब तक इन पॉइंट नैरो डाउन नहीं होगा, टिल देन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग गुड एंड बेटर मार्क्स देन अदर्स. ठीक है, तो सो यू नीड टू start from this point today and need to reach this point where there is less difference between what is asked and what you are giving. So in the last session we were discussing about the directive keywords which came in UPSC exams. ठीक है, तो उसमें हमने पार्ट 1 ले लिया था in which we discussed कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कुछ हमने डायरेक्टिव कीवर्ड्स कैटेगरी 3 से डिस्कस किए थे. बट हमारा कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह गया था और बहुत थोड़ा सा पोर्शन है विच विल बी कंप्लीटिंग इन दिस सेशन पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिव कीवर्ड्स. और इसमें वी विल बी कवरिंग द कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5. सो वी विल बी सीइंग क्या उनका रेलेवेंस होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हाउ वी नीड टू अप्रोच देम. सो लेट्स स्टार्ट. Now if you talk about, we have already covered category 1, category 2,
कैटेगरी 3 में वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस कीवर्ड को देख लिया था, हमने कमेंट को देख लिया था, एंड नाउ टुडे विल बी लुकिंग एट एग्जामिन, इवेलुएट, एनालाइज। उसके बाद कैटेगरी 4 विच इज़ टोटली अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, विच इज़ हैविंग क्रिटिकल वर्ड, विच इज़ क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट और क्रिटिकली डिस्कस, और इट कैन ऑल्सो कम एज राइट अ क्रिटिक। और उसके बाद कैटेगरी 5 में वी हैव ओनली वन वर्ड दैट इज़ फॉर्मुलेट, और फॉर्मुलेट कभी कभी इस फॉर्म में भी आ जाता है, दैट इज़ डिज़ाइन। ठीक है, तो फॉर्मुलेट डिज़ाइन उसको भी देखते हैं वो कैसे कीवर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कैटेगरी 3 में जो रिमेनिंग थे उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है आज के सेशन के अंदर, दैट इज़ इवेलुएट। ठीक है, अब इवेलुएट क्या है कि बहुत क्लोज है किसके, एसेस के। ठीक है, तो जो हम इवेलुएट के लिए यहाँ पर स्टडी करेंगे उसको आप एसेस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं या असेसमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं या असेस द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग समथिंग, तो उन वाले क्वेश्चंस के अंदर भी यू कैन यूज़ दिस आइडिया जो हम यहाँ पर इवेलुएट वाले के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इवेलुएट के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहता है, मेरिट्स पे। ठीक है, कि क्वेश्चन की या टॉपिक की या जो आइडिया है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, थॉट है, उसकी क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब सिंपल सा हो गया, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, और उसके क्या डीमेरिट्स हैं। तो इवेलुएट में हम स्ट्रिक्टली क्या है कि ये रूल फॉलो करेंगे कि उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, हम उसको अप्रेज कर सकते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को प्रेज कर सकते हैं, हम उसकी जो अच्छाइयाँ नहीं हैं उसकी शॉर्टकमिंग्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो या तो उसमें मेरिट डीमेरिट दिखा सकते हैं, अप्रेजल शॉर्टकमिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो होता है इवेलुएट क्वेश्चंस के अंदर इज़ दैट वी कैन चेक और वी नीड टू चेक व्हाट द वैल्यू और द वर्थ ऑन द गिवन स्टेटमेंट, थॉट, प्रोपोजिशन, टॉपिक एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर ने या जो भी हमारे पास प्रोपोजिशन दिया है या टॉपिक जिस भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है और उसके साथ अगर इवेलुएट कीवर्ड आता है एग्जाम के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू को चेक करना होता है, उसकी वर्थ को चेक करना होता है। और इन दोनों को चेक कैसे करेंगे, बाय चेकिंग देयर मेरिट्स, डीमेरिट्स, या फिर अप्रेजल या फिर शॉर्टकमिंग। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है इवेलुएट वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जो इसमें कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर यू नीड टू अराइव एट अ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें मेरिट ज़्यादा थी तो आप वहाँ पर कंक्लूजन में एक्सेप्ट करो कि द पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ सर्टेन मेरिट्स विच नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। आपको वहाँ मानना पड़ेगा कि मेरिट्स अगर अच्छी हैं, उसमें ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर बताओ कंक्लूजन में कि हाँ उसमें मेरिट्स अच्छी थी। और अगर आपको लगता है कि डीमेरिट्स ज़्यादा हैं तो आप बताओ कि हाँ डीमेरिट्स ज़्यादा थी बट उसमें कुछ मेरिट्स भी थी। ठीक है, तो मेरिट्स ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ पर कंक्लूजन में स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारी मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी। और अगर डीमेरिट्स ज़्यादा तो आपको बताना पड़ेगा येस देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स विद द आइडिया बट देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑल्सो। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं किस सेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है दैट इज इवेलुएट द वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले लिया है जो वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स क्या है कि दूर दूर अपनी लोकेशन को ले लेते हैं और वो मूव करते रहते हैं, उसकी थ्योरी को इवेलुएट करो। तो आप क्या है इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, उसके बाद उसकी थ्योरी के मेरिट्स लिख सकते हो जो उसने बताए थे, किस तरीके से उसने एविडेंसेस दिए, किस तरीके से उसने हर चीज़ को क्या है कि एनालाइज करने की कोशिश करी उस टाइम पे जब मैप भी नहीं होते थे, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो आप सारे मेरिट्स बता सकते हो। फिर आप डीमेरिट्स बता सकते हो सेकंड पार्ट में कि उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे या शॉर्टकमिंग्स भी थी, जिसमें क्या है कि उसने जो भी फोर्सेस बताए उनके मूवमेंट के लिए, प्लेट्स के या जो भी कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट के लिए उन्होंने फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया, उनका कोई क्या एविडेंस नहीं मिला हमें। तो आप क्या उसके डीमेरिट्स दे सकते हो और फिर कंक्लूजन में क्या बता सकते हो कि वैगनर ने इतने पुराने टाइम में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ और थ्योरीज़ को क्या है कि जन्म दिया, उसके चक्कर में क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ। तो आप क्या है कि उस मेरिट्स को ज़्यादा वेट करके और आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है इवेलुएट द सक्सेस ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि हो चुका है कंट्री के अंदर, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के एरियाज थे वो क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, वो सब क्या है वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है। अब उसके पर्टिकुलर वर्क के कंप्लीशन को क्या है कि हमें इवेलुएट करना है। तो वहाँ पर भी क्या है डीमेरिट्स और मेरिट्स पे फोकस कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको आंसर बुकलेट में लिख सकते हैं। अब मान लो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है तो उस पर कुछ भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बाय दिस मच परसेंटेज, जो भी आपको याद है। उसके बाद क्या है कि आप मेरिट्स की बात करोगे,
ठीक है, तो मेरिट्स लिख सकते हो सिंपल यहाँ पर आप क्या है कि अपना हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ बून टू फूड सिक्योरिटी, और आप यहाँ पर सारे अपने मेरिट्स वाले पॉइंट्स लिख सकते हो 3-4, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स, और डीमेरिट्स के अंदर यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ थ्रेट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और उसमें हमें 3-4 डीमेरिट दे दोगे, और लास्ट में कंक्लूजन देख लोगे कि उसमें आपको मेरिट को पहले देना है तो आप मेरिट को पहले दे के थोड़ा सा डीमेरिट लिख सकते हो, और डीमेरिट को पहले दिखाना है तो ज़्यादा डीमेरिट दिखा के थोड़ा सा मेरिट दिखा सकते हो, बट ट्राई करो कि एक लेवल पे आप क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा शो करो और थोड़ा सा दूसरे लेवल को भी एक्सेप्ट करो। अब एवेल्युएट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको याद रखने के लिए या उनके आंसर्स को याद रखने के लिए ट्रिक सिंपल है, हमें फोकस किस पे करना है, मेरिट डीमेरिट पे, हमें फोकस किस पे करना है, अप्रेजल पे या फिर शॉर्ट कमिंग्स पे, ठीक है। और अगर इसको दिमाग में हमें याद रखना है कि इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट अ वेविंग स्केल। वेविंग स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तराजू, ठीक है। आपको तराजू को ध्यान देना है, आपको तराजू पे क्या है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आपके पास आया, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपके पास आया, उसको आपको क्या है कि मेजर करना है। अगर उसके पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव्स वाले पार्ट को ज़्यादा लिखो, और नेगेटिव पार्ट्स को क्या है कि जितना है उतने लिखो, और कंक्लूजन कर दो पॉजिटिव वाले एंड पे, ठीक है, प्लस साथ में हल्का सा नेगेटिव शो करते हुए। और अगर आपको लगता है कि नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव वाले पार्ट को ज़्यादा दिखा दो, और कंक्लूड कर दो थोड़ा सा नेगेटिवली, बट पॉजिटिव को भी वहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ तराजू, आपको इवैल्यूएट करना है, आपको असेसमेंट देना है अपना, ठीक है। तो इवैल्यूएट और असेसमेंट क्या है कि बहुत क्लोज कीवर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जामिन। अब एग्जामिन बहुत फेमस कीवर्ड है यूपीएससी का। अब एग्जामिन के अंदर क्या करते हैं, एग्जामिन के अंदर कुछ नहीं करते हैं, हम एग्जामिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं एट डेप्थ, एक इन डेप्थ लेवल पे हम जाके एग्जामिन करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी वहाँ पर डिटेल्स होती हैं उनको क्या है कि क्लोजली वॉच करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे या इवैल्यूएट से कैसे डिफरेंट है, कि आपको जो भी यहाँ पर हमें इशू दे रखा है या जो भी आपको टॉपिक दिया है क्वेश्चन के अंदर, जो भी स्टेटमेंट दिया है, आपको उसको एक बारीक लेंस से, ठीक है, बारीक लेंस से क्या है आपको उसको एग्जामिन करना है। दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द person needs to examine that particular issue, topic or statement through a closed lens at an in-depth level, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जामिन का क्वेश्चन चेक करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज मॉनसून डिपेंडेंट, ठीक है। एग्जामिन क्वेश्चन में बोल रहा है और क्वेश्चन में एक्सेप्ट कर रहा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आप किस में क्या करोगे, अपना पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि इंडिया के अंदर क्या है कि लार्जली जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ लार्जली बीन रेन फेड, मतलब जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनको क्या है कि रेन फेड, मतलब रेन फेड का मतलब बारिश से ही पानी मिलता है मोस्टली। फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट कर सकते हो। अब बॉडी में क्या बताओगे आप कि येस इंडियन एग्रीकल्चर इज़ लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द मानसून एज, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिख दोगे दैट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर लार्जली डिपेंडेड अपॉन मानसून एज। फिर आप उसमें क्या है कि एक एक स्टेटमेंट लोगे कि किस तरीके से अलग अलग सीजन्स के अंदर अलग अलग जो क्रॉप की वैरायटीज़ हैं उनका जो ग्रोथ होती है, उनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो किस तरीके से मॉनसून के साथ कोरिलेट करता है। और आपको क्या है कि उसके इन डेप्थ एनालिसिस को इन डेप्थ वे में डिटेल देनी है। और आपको ये तो पता ही है कि हर चीज़ के साथ हम एग्जांपल्स तो देंगे, भले कोई सा भी चीज़ हो तो उसके साथ हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपको क्या है कि उसका इन डेप्थ लेवल पे जाके एनालिसिस करना है। फिर आप बता सकते हो लास्ट में थोड़ा सा पार्ट, आपने 70% तो क्या है क्वेश्चन के साथ बोल दिया, फिर लास्ट में थोड़ा सा पार्ट 30% आप क्या बोल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मानसून, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मानसून अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, अदर फैक्टर्स लाइक, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हो गए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स कैसे कैसे, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी है या नहीं है वहाँ पे सीड की फैसिलिटी है या नहीं है पर्टिकुलर एरिया में। अगर सीड नहीं होंगे तो उगाएंगे क्या, और उगाएंगे नहीं तो फिर मानसून हो या नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको क्या कि वहाँ 30% के अंदर इस चीज़ को भी, इस वाले पार्ट को भी एक्नॉलेज करना है, ठीक है। तो एग्जामिन में जो आपको थीम दी गई है उस पर इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ उसकी डिटेलिंग देनी है रीजंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ, प्लस आपको जो अदर एस्पेक्ट है उसको भी क्या है कि थोड़ा सा ब्रीफली सेकंड पार्ट में अपने क्वेश्चन के डिस्कस करना है। अब बात करते हैं एनालिसिस की या एनालाइज वाले क्वेश्चन कीवर्ड की। तो एनालाइज के अंदर क्या होता है कि कभी भी आपको
उसको याद रखना है। तो उसकी ट्रिक क्या है कि जो भी आपको इशू दिया हुआ होगा या जो भी आपको टॉपिक जिस पे क्वेश्चन पूछा गया होगा या जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा क्वेश्चंस के अंदर, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर क्या है, पैक्ड होगा, बहुत सारी अलग अलग लेयर्स के अंदर पैक्ड होगा। तो आपको क्या करना है, उन सारी लेयर्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। एनालाइज वाले क्वेश्चन के अंदर सारी लेयर्स को आपको ब्रेक डाउन करना है। तो आप क्या करोगे, लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि ब्रेक डाउन करके इनको आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दोगे। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू गिव नाउ क्लोज डिटेल एंड रीजन्स फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आपको क्या करना है, एक एक को उठाना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और उसके लिए आपको क्या है, एक एक पे डीप एनालिसिस करनी है, रीजंस देने हैं और आपको एग्जांपल्स देते हुए अपना आंसर को पूरा करना है। मतलब क्या है, कोई ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको आप क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो गए और उन सब पार्ट्स को क्या है कि आपको डिटेल वे में रीजंस देते हुए एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एनालाइज के ऊपर कि द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, जो माइग्रेशन का पैटर्न है, लोगों का इधर से उधर जाने का जो पैटर्न है इंडिया के अंदर, ठीक है, इज़ अ फंक्शन ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स एनालाइज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें इंट्रोडक्शन दे दोगे अपना फर्स्ट, फिर बॉडी के अंदर आप पहली हेडिंग दोगे माइग्रेशन वर्सेस क्या दोगे आप, सोशल ट्रेट्स, ठीक है, किस तरीके से सोशल वैल्यूज़ हैं या सोशल ट्रेट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन को। सेकंड क्या करोगे आप, माइग्रेशन वर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है, तो ये आप कैसे इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन के पैटर्न को। फिर थर्ड क्या कर दोगे आप, माइग्रेशन वर्सेस कल्चरल आस्पेक्ट्स, उसकी बात कर दोगे, ठीक है। और उसमें आप लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि माइग्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी एरियाज प्रेजेंट इन द रीजन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि माइग्रेशन इज़ अ मल्टी फैसेटेड फिनोमिना इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया एनालाइज, ठीक है। तो इसमें सिमिलर सी बात क्या है, जो मल्टी फैसिलिटेड फिनोमिना, जो हमने कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना यहाँ पर बताया है, हम क्या करते हैं उसको इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या है ऐसे ब्रेक कर देते हैं, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। ये सारे क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, माइग्रेशन वर्सेस सोशल ट्रेड्स, माइग्रेशन वर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस, माइग्रेशन वर्सेस कल्चरल ट्रेड्स। तो इसमें ब्रेक करके हम हर पॉइंट को डिटेल में रीजंस के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, और एग्जांपल्स हैं तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा आंसर तभी माना जाएगा जब आप एग्जांपल्स दोगे, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो गए हमारे पास, कैटेगरी 3 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं कैटेगरी 4 पे, और कैटेगरी 4 पे मूव जब करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है उसमें क्या आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। तो हम आंसर्स को भी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड के ट्विस्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अब ये जो है कैटेगरी 4 जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिटिक और क्रिटिकली कीवर्ड्स, ठीक है। तो इनके साथ क्या लग सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन लग सकता है, फिर हमारे पास इनके साथ क्रिटिकली इवेल्युएट लग सकता है, जो कैटेगरी 3 वाले हैं। क्रिटिकली हमारे पास इसके साथ क्या लग सकता है, एनालाइज लग सकता है, ठीक है। तो इन तीनों लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो कैटेगरी 3 वाले हैं उनके साथ ही कैटेगरी 4 का जो कीवर्ड है दैट इज़ क्रिटिकली या क्रिटिक, वो पीछे आगे लग जाता है और उसको क्वेश्चंस को और उसकी डिफिकल्टी को इंक्रीज कर देता है। अब क्रिटिकली या क्रिटिक का सिंपल मतलब ये नहीं होता है कि उसको उसके अंदर सब कुछ नेगेटिव ही दिखाना है, या अब उसके अंदर क्वेश्चन सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही पूछ रहे हैं। क्रिटिकल का सबसे फर्स्ट मीनिंग अगर आपको समझना है तो दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन का या एग्जामिनर का मूड क्या है कि वो चाह रहा है कि आप इस पर क्रिटिकली थिंक करो, आप इस पर क्रिटिकल वे में अप्रोच को लगाओ आंसर लिखते वक्त, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है या क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको उसकी पूरी एंटायरिटी में मतलब 360 डिग्री से उसको एनालाइज करो, ठीक है, या फिर एग्जामिन करो या फिर इवेल्युएट करो, ठीक है। अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हल्का सा नेगेटिव सेंस क्या है उसमें शो कर सकते हो। ओवरऑल जो भी नेगेटिव सेंस आप दिखा रहे हो क्वेश्चन में उसको हल्का सा क्या है कि यू कैन ऑल्सो इंक्रीज, बट ये सब डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन की टोन पे, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन अ टॉपिक और आर्ग्यूमेंट एट हैंड, ठीक है। जो भी आपके पास क्वेश्चन आया है, जो भी टॉपिक दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने, उसके अंदर कितना आप सहमत हो, कितना आप एग्री हो और कितना आप डिसएग्री हो, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसके लेवल को डिटरमाइन करने के लिए क्रिटिकली क्वेश्चन टैग आता है। इसलिए हमें क्या है कि उसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पार्ट को देखना पड़ता है। मगर
क्या लेवल होगा एग्रीमेंट का कि हाँ मैं उससे सहमत हूँ, क्या लेवल होगा डिसएग्रीमेंट का कि हाँ मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की टोन कैसी है, क्वेश्चन की टोन पॉजिटिव है, क्वेश्चन की टोन न्यूट्रल है, या क्वेश्चन की टोन नेगेटिव है, इन पे डिपेंड करेगा। अब इसको आगे वाले हम स्लाइड में देखेंगे। और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी, कंक्लूजन जो होगा क्रिटिकली वाले क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर क्या है कि अगेन आपको क्या है कि एक पोजीशन लेनी है, बट ट्राई करो जो भी पोजीशन आप कंक्लूजन के अंदर लेते हो इसको एकदम एक्सट्रीम नहीं रखना है कभी भी। इसको क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि इट शुड बी ऑन अ सॉफ्टर नोट, ताकि एग्जामिनर अगर आपकी पोजीशन से जो आप कंक्लूजन में ले रहे हो उससे अगर सहमत भी नहीं है तो वो आपसे क्या है कि ऑफेंड नहीं होगा, आपसे नाराज़ नहीं होगा अगर आप एक्सट्रीम कंक्लूजन लिख देते हो। तो आपको किस पे लेना है कंक्लूजन, इसका एक सॉफ्टर नोट पे आपको अपनी पोजीशन को अपने कंक्लूजन में दिखाना है। अब बात करते हैं क्रिटिकल वाले के इलस्ट्रेशन की, ठीक है। तो क्रिटिकल वाले का इलस्ट्रेशन के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। तो हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, EIA का। EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट का और ज्योग्राफी का, तो ये बाद में आप अपनी स्टैटिक क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, EIA पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या है कि टोन चेक करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना लेवल ऑफ नेगेटिविटी या लेवल ऑफ पॉजिटिविटी या फिर लेवल ऑफ अगेंस्ट या फॉर को किस तरीके से चेंज करना है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, टोन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रीसेंट EIA नोटिफिकेशन रूल्स ऑफ 2020, ठीक है, हैज़ डाइल्यूटेड द इफेक्टिवनेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन की टोन यहाँ पर क्या पता लग रही है कि जो अभी रिसेंट में EIA का नोटिफिकेशन आया है 2020 का, उसने डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को कम करना, किसी चीज़ की मात्रा को कम करना, उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो उन्होंने क्या है कि डाइल्यूट कर दिया है EIA की इफेक्टिवनेस को इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज करो, ठीक है। तो डाइल्यूट से क्या फीलिंग आ रही है कि जो टोन है क्वेश्चन की, वो टोन कैसी है, टूवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। अगर टोन नेगेटिव है टूवर्ड्स, तो आपका क्या है कि ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा उसकी जो बॉडी होगी उसमें क्या है कि आपका जो परसेंटेज होगा अगेंस्ट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और फॉर आपको तो देना ही है, ठीक है। आप बताओगे कि EIA जो 2020 रूल्स हैं वो किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आप ले सकते हो 60 से 65%, और एट मैक्स आप 70 भी जा सकते हो। मगर आपके बताओगे एट द सेम टाइम आप ये भी बताओगे कि जो EIA नोटिफिकेशन रूल्स हैं उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो आप उसको क्या है कि 35 से 40% भी लेके जा सकते हो। मगर आपको ये पता लगा कि इसमें हम नेगेटिव या अगेंस्ट वाला एस्पेक्ट को इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन की टोन कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन में वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है एग्जामिनर कि उसने डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है, वो बता रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, आप भी क्या है कि उसी की क्या है फिलॉसफी या उसी के ही साथ, उसी की सोच के साथ क्या है कि आप भी क्या है कि अगेंस्ट वाले मैटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन अगर EIA का ऐसे आता है जो हमने यहाँ पर लिया है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द रीसेंट EIA नोटिफिकेशन रूल्स ऑफ 2022 एंड देयर इफेक्टिवनेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी टोन अगर बात करो तो टोन इसकी लग रही न्यूट्रल, इसकी टोन कैसी लग रही है, न्यूट्रल लग रही है। या इसकी टोन कहें तो हम क्या है, ना तो नेगेटिव की साइड लग रही है ना पॉजिटिव की साइड लग रही है, और अगर हम देखें तो हल्का सा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगेंस्ट और फॉर को क्या ले सकते हैं, दोनों को बराबर ले सकते हैं 50-50%, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोन कैसी लग रही है हमें, न्यूट्रल लग रही है। तो आपको एग्जामिनर की टोन पहचाननी है क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें भी क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन ये सब आएंगे, उसमें आपको एग्जामिनर की टोन पहचाननी है। टोन अगर नेगेटिव होती है तो अगेंस्ट पार्ट को इंक्रीज़ कर दो, टोन अगर न्यूट्रल होती है तो दोनों पार्ट्स अगेंस्ट और फॉर को क्या है कि आप 50-50% शो करके इक्वल दिखा सकते हो। और टोन अगर पॉजिटिव भी होती है तब भी ट्राई करो कि फॉर अगर ज़्यादा दिखाना है तो हल्का सा 60 कर सकते हो, और नेगेटिव जो दिखाना है अगेंस्ट दिखाना है वो 40 कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर जो कंटेंट है उसका लेवल चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू द टोन गिवन बाय द एग्जामिनर। अब बात करते हैं फाइनली जो हमारी कैटेगरी 5 है, ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जाम में कम पूछी जाती है, मगर फिर भी कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है, और आता है तो हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना है। और ये कैटेगरी जो है हमारे पास, इसमें 2 क्वेश्चन या कीवर्ड्स आते हैं, एक है फॉर्मुलेट, एक है डिज़ाइन, ठीक है। अब ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं गवर्नेंस रिलेटेड, ठीक है। ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। गवर्नेंस का मतलब सर्विस डिलीवरी जो गवर्नमेंट की होती है उस पर डेल्ट करते हैं, ये डेल्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग पे। ये चीज़ क्या है, किससे रिलेट करते हैं, ये स्ट्रेटेजी से, ठीक है। तो फॉर्मुलेट, डिज़ाइन, ये सब
चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए, ये सब चीज़ों को फोकस करने के लिए क्वेश्चन कीवर्ड्स के फॉर्म में आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट अ सुटेबल स्ट्रैटेजी और पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अब फॉर्मुलेट की जगह यहाँ पर डिज़ाइन भी आ सकता था कि डिज़ाइन अ सुटेबल पॉलिसी और स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी बना के दिखाओ जिससे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो 15 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पर 3 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा आपके पास क्या है कि स्पेस है आंसर लिखने का, और 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या है, पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कुछ भी, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ हैविंग द हाईएस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। आप ऐसा कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप बॉडी पे आते हो, तो बॉडी पे पहले आपको क्या बताना है, किसी भी पॉलिसी को, अगर आप कोई गवर्नेंस के अंदर या ऑफिसर हो, तो कहीं भी अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है किसी एरिया के, तो अकॉर्डिंगली क्या है कि आप वहाँ पर पॉलिसी बना सकते हो। तो आप क्या है कि पहले किसे फोकस करोगे, जो बॉडी का पार्ट 1 होगा, ठीक है, उसमें आप क्या फोकस करोगे, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आप क्या है कि पहले सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर दोगे कि ये 6-7 प्रॉब्लम्स हैं। फिर पार्ट 2 में क्या करोगे आप, पार्ट 2 में जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो अपनी, ठीक है, उस पॉलिसी में क्या है, जो एक एक प्रॉब्लम आपको दिख रही थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स का आप पॉलिसी के अंदर एक एक सॉल्यूशन देके आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा कि वी शुड कंप्लीट दीज पॉलिसीज़ इन अ टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट करो, ठीक है। सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड, उन सबको क्या है, बुलाओ, उन सब में म्यूचुअल कॉपरेशन को इस्टेब्लिश करो, उन सब में कोलैबोरेशन करो, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हर चीज़ से आप इसको कंप्लीट करो। तो पहले प्रॉब्लम्स बतानी है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पॉलिसी के फॉर्म में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में दे सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मुलेट अ सुटेबल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज़, ठीक है। हिल एरियाज़ पे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हिल एरियाज़ पे हो गया, फॉर डेजर्ट एरियाज़, ठीक है। तो ऐसे कोई भी स्पेशल एरियाज़ के सेक्शन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ कीवर्ड्स। तो हमने कैटेगरी 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली, 4 कंप्लीट कर ली, 5 कर ली। अब ऑलमोस्ट मोटे मोटे सारे कीवर्ड्स क्या है कि इन्हीं कैटेगरीज में फॉल होते हैं। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और जैसे जैसे आपका क्या है कि माइंडसेट और मेंटलिटी इंक्रीज़ होगी, तो आपको लगेगा कि आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से चले थे, और अब जिस दिन आप यहाँ पर अपना 100th आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग वाला, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि जब आप यहाँ पहुँच गए हो, तो आपके अंदर क्या है कि एक सेंस डेवलप हो गया है, एक फीलिंग डेवलप हो गई है कि कौन सा क्वेश्चन टैग जब आता है तो उसका आंसर किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करते जाना है 100 क्वेश्चंस तक। फिर आपके अंदर क्या ऑटोमेटिकली इन सब क्वेश्चन टैग्स की सेंस और फीलिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पार्ट किस तरीके से लिखना है, कितना पार्ट व्हाट का देना है, इन्फॉर्मेशन का देना है, कितना पार्ट वाई का देना है, कितना पार्ट एग्रीमेंट का देना है, कितना पार्ट डिसएग्रीमेंट का देना है, कितने एग्जाम्पल ज़्यादा लिखने हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में, पैरा फॉर्मेट में। तो वो क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर सेंस और फीलिंग डेवलप हो जाएगी, जो भी हमने इन 2 वीडियोज़ के अंदर देखा है। सो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कमेंट करो। आई विल ट्राई टू personally answer in the comment section, and we'll see you next time. So thank you and have a nice day.